विश्व प्रसिद्ध ऋषि खोसला जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने हमें 6 एपिसोड्स में सेहत को अच्छा कैसे रखना है उसके बारे में बताया था कि सीलिएक डिजीज क्या है, ग्लूटन क्या है, अगर आप ग्लूटन से आपकी सेंसिटिविटी है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, गट क्या है जिसको उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी का ये कंट्रोल पैनल है, तो बहुत ज़रूरी है कि गट को हेल्थी रखना, और गर्द कैसे आप उसको कम करें, तो इन सब के बारे में उन्होंने बताया था। और इसके जवाब में हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो आज हम उन सवालों के लिए ऋषि खोसला से आज फिर मिल रहे हैं और वो हमें बताएंगी कि उनके जवाब क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं अवतार सिंह सेठी और आप देख रहे हैं द अवतार सेठी शो एंड हमारे साथ हैं ऋषि खोसला। ऋषि, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हमारे पास कई दर्शकों के सवाल आए हैं, तो एक सवाल जो पहला सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं 76 इयर्स का हूँ और मेरा गट कई सालों से डिप्लीटेड है, ख़राब है, अनहेल्दी है। क्या इस उम्र में मैं गट हेल्थ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और अगर हाँ तो कैसे? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये जो सवाल है, इसके अलावा मुझे कई लोगों ने फ़ोन भी किया, कई लोगों ने मुझे मिल के भी कहा है कि ये प्रॉब्लम उनको है, लेकिन वो ये प्रॉब्लम बताने में शर्माते हैं, और जैसे उनके यार दोस्त या कोई और जो हैं लोग, वो उनको सलाह देते हैं कि ये चूरन खा लीजिए, वो चूरन खा लीजिए, तो वो ज़िंदगी से कितने सालों से चूरन ही खाए जा रहे हैं और उनकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। उसकी वजह से ट्रैवल करना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि ट्रैवल करते हैं तो कई किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वहाँ कैसे निपटें। तो ये बहुत ज़रूरी सवाल है और ये बहुत लोगों ने पूछा, तो इसके बारे में बताइए। सेठी, ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है। आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू नो कि लोग आजकल गट पर फोकस कर रहे हैं, खाली अपनी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं कर रहे। मतलब जैसे आपने बताया, अगर किसी को एसिडिटी है या कोई कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशंस हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या कोई और गट की रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लोग बस उतना ही उसको फंक्शनैलिटी के तौर पे देखते हैं। ये नहीं देखते कि भाई उसको रूट कॉज उसका एड्रेस करें और उसको तब ठीक करें। तो होता क्या है, जैसे आपने बोला कॉन्स्टिपेशन है तो आप लैक्सेटिव ले लें, और फिर वो लाइफ लॉन्ग लैक्सेटिव ही लेते रहते हैं या एंटासिड्स ही लेते रहते हैं या दवाइयाँ ही लेते रहते हैं। कभी एक एंटीबायोटिक लिया, फिर कभी दूसरा लिया, कभी, तो उनकी लाइफ में ये बस एक रिलीफ ही मिलता है, उसको जो हीलिंग होनी चाहिए, जो क्योर होना चाहिए, वो नहीं होता। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट, जैसे आपने सेकेंड पार्ट में बोला कि लोग शेयर नहीं करते, बस वो डेली की ज़िंदगी से अपना रूटीन में ही चलते रहते हैं और ये जो प्रॉब्लम्स है उनको बैटल करते रहते हैं, और उनको ये नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा एक रूप ले सकता है जो आपको कभी एसोसिएट ही नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर गट अच्छा नहीं है, ये साइंस आ रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर तक हो सकता है, आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पे अगर आपकी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गई है या बन रही है या आपकी नो नॉर्मल उसमें इंटरफेयर कर रही है फंक्शन, उसको आप डीप डाइव करें और उसमें सबसे पहले तो फूड का रोल जो है उसको ठीक करें, क्योंकि जो गट में सबसे कांटेक्ट में आता है वो है फूड, जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा आता है, तो वो गट का वही है बेसिकली। द होल प्रोसेस, द सिस्टम इज वर्किंग विद द फूड इन कांटेक्ट। अगर फूड टॉक्सिक है, अगर फूड इरिटेट कर रहा है, अगर फूड प्रॉब्लमैटिक है, सूट नहीं कर रही कोई चीज़ है, तो ये अपने आप में ही एक रीज़न है फॉर प्रॉब्लम्स, और उसको ठीक करने से आपकी गट ठीक होती है। अब इसमें क्या है, कैसे पता चले? तो एक एलिमिनेशन होती है डाइट, इसमें टेस्ट्स होते हैं कि भाई अगर मेरे को गेहूं से प्रॉब्लम है या दूध से प्रॉब्लम है या किसी और सब्जी से है, तो उसको आप एक फूड इंटॉलरेंस टेस्ट
वो कराएं। फूड एलर्जी अलग होता है, ये एलर्जी के लक्षण नहीं है। तो सीलियाक डिजीज़ भी एक फॉर्म ऑफ वीट इंटॉलरेंस है, उसका टेस्ट कराएं। तो दोनों चीज़ें, एक फूड इंटॉलरेंस और एक सीलियाक डिजीज़ के टेस्ट लैब में जाके ज़रूर कराएं। फूड इंटॉलरेंस के टेस्ट के बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया। हाँ, कि ये कहाँ, क्योंकि ये एक एरिया ही अभी आया है सामने। इवन एज इन मेडिकल प्रैक्टिस, इन आवर न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस, ये चीज़ें खाली 10-15 साल पहले की हैं, और इनके जो टेस्ट हैं, जो टूल्स हैं, वो भी इतने एक्यूरेट नहीं हैं। तो सीलियाक डिजीज़ का तो फिर भी टेस्ट एक एक्यूरेट है, लेकिन इनको भी टेस्ट करा के आपको किसी प्रोफेशनल को दिखाना है। इनकी इंटरप्रिटेशन भी होती है। कोई कहेगा जी मेरे को सीलियाक डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो इंटरप्रेट करना है इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी ओवरऑल प्रेजेंटेशन। एक कोरिलेशन बनाना पड़ता है क्लिनिकली, तो वो अपने आप से ना करें, लेकिन ज़रूर ये टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि ये वजह इनकी फूड में ही हैं, आपकी डाइट में ही हैं। आपने कहा कि 76 ईयर ओल्ड जो है वो अपना गट इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो उसको डिप्लीटेड मान रहे हैं। डिप्लीटेड डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपका खाना गलत रहा है तो आपका जो गुड बैक्टीरिया, गट में क्या रहते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, गुड एंड बैड दोनों रहते हैं, और उनका एक संतुलन होता है, एक बैलेंस होता है। जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा, जो संख्या है, वो कम हो जाए तो आपको डिजीजेस बनती हैं। तो आपका ये एम है कि आप ऐसा खाना खाएं जो आपके गुड बैक्टीरिया को फ्लरिश करे और बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करे। जब बैड बैक्टीरिया अंदर दबा रहेगा तो गुड बैक्टीरिया ही आपके लिए काम करेगा, इट विल वर्क इन योर फेवर। बट ये लक्षण आपको कैसे पता कि मेरा गुड और बैड? ये आपके सिम्टम्स हैं। आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, मिसेस सेठी, 300 बीमारियां आपके गट माइक्रोबायोम से जुड़ी हैं। 300 बीमारियां, लिटरली एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट टुडे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। तो इसी के संबंधित एक सवाल और किसी ने पूछा है, जो आपने कहा कि अच्छा खाना खाएं, तो अच्छा खाने में वो ये कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आता कि अच्छा खाना क्या है। आप कहते हैं कि अच्छे नट्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, तो वो कहते हैं हमें तो आप डाइट बना के दे दीजिए, मुझे बताइए कि सुबह क्या खाएं, दोपहर को क्या खाएं और शाम को क्या खाएं। ये तो एक ये है कि हमें बस कुंजी दे दीजिए और हम पढ़ाई कर लेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। ऐसे रियल लाइफ में सबसे पहले तो डाइट्स हैव टू बी कस्टमाइज्ड, क्योंकि वन मैन सबको सबकी चीज़ सूट नहीं करती। तो ये तो एक अपने आप में एक फैलेसी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको एक ही चीज़ खाने को दे दूँ। बट ये है कि आपको समझना है, ये शॉर्टकट नहीं हो सकता। और मैं अगर आपको डेली बोलूँ एक चार्ट बना के, मैं ही नहीं खा सकती एक चार्ट से, तो मैं किसी को क्या बोलूँगी चार्ट से मैं खाऊँ? क्योंकि हर आजकल जो लाइफस्टाइल है अर्बन इंडिविजुअल का, वो ट्रैवल भी है उसके अंदर फेस्टिवल्स भी हैं, उसके अंदर सेलिब्रेशंस भी हैं, उसके अंदर मतलब घर का खाना, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट, सब बदलता रहता है। तो चार्ट अप्रोच तो बिल्कुल ही एक फ्लॉड अप्रोच है। अभी आपकी किताब आई है, मैंने पढ़ी है, 4G टू गुड हेल्थ। 4Gs टू गुड हेल्थ। तो उसमें आपने एक ग्लूकोज भी जोड़ा, हमने जो बातें करी उसमें, गट, ग्लूटन, ग्लूकोज एंड गट। तो उस किताब में आपने कुछ रेसिपीज दी हैं, तो वो किताब में से रेसिपीज बना के खाना बिल्कुल। बट अभी मेरा पूरा जवाब हुआ नहीं है इसका कि चार्ट बना के हमें दे दीजिए। लेकिन इसमें जो इनको समझना है, जो ऐसी अप्रोच चाहते हैं, और मैं भी मानती हूँ कि वो ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए सबके लिए, जिसमें हम वो चीज़ें सब इंक्लूड कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं एक हेल्दी डाइट के लिए, कि व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। तो इसके लिए एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया है 3 Ps का। ओके। इसमें एक्चुअली 5 Ps है मेरी किताब, जो इससे पहले वाली है ईटिंग एट वर्क। ईटिंग एट वर्क में 5 Ps हैं, जिनको मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मेड इट इनटू 3 Ps। तो 3 Ps हैं क्या? 3 Ps हैं, सबसे पहले तो प्लानिंग।
तो आपको खुद प्लान करना है आपकी डाइट। आपको ये देखना है कि मैं किस समय अपना खाना खा रहा हूँ, मैं किस समय एक्सरसाइज कर रहा हूँ, किस समय सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, मेरा ट्रैवल है, मेरे साथ क्या मिलेगा मुझे अगले जब मैं निकलूँगा घर से। तो वो सब प्लानिंग में आता है। ये कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए कि मैं वहाँ गया, मुझे पता नहीं था क्या मिलेगा तो मैंने गलत खा लिया। तो वो इट इज़ something which is very important, as important as planning your meetings and your time otherwise, जो इतना important है। तो प्लानिंग के साथ अपना हंगर टाइम ये भी तय करें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को भूख सबसे ज़्यादा कब लगती है, और उसको प्लान करें कि मेरे उस समय मेरे पास ये खाना होना चाहिए। और फॉर ऑल द पीपल जो यंगस्टर्स हैं जो काम पे जाते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि भैया मेरा ऑफिस में मतलब मैंने एक 5 to 7 का जो समय है ये एक यूनिवर्सल टाइम है जहाँ पे सबको 99% लोगों को भूख लगती है ऑफिस में। तो वो एक पीक हंगर टाइम है। लोग सुबह से लेके शाम तक ठीक खा लेंगे, लेकिन वो 5 बजते हैं और उनका फिर ऑर्डरिंग शुरू हो जाएगी, जंक ईटिंग शुरू हो जाएगी, डब्बे खुलेंगे और पिज्ज़ाज आ जाएंगे। तो उसको एड्रेस करें, वो उसका प्लान करें, उसको हेल्दी बनाएं, है ना। सो वो एक सिंपल चीज़ है, कॉमन सेंस चीज़ है। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ 2 टिफ़िन ले जाओ जी। अगर आपको एक टिफ़िन लंच में ख़त्म हो गया तो ये 5 बजे और 6 बजे 7 बजे बिफोर यू रीच होम आप दूसरा ले लो, या मतलब इन्वॉल्विंग थिंक थॉट, इट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एवरी डे। एंड देन द सेकेंड पी इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कमी हमारी आमतौर हम देखते हैं कि इनएडिक्वेट प्रोटीन होता है, और हमारी जो जनरल पुरानी किस्म की अप्रोच थी डाइट में कार्बोहाइड्रेट थी कि सब लोग अनाज पर ही फोकस करते थे, उसके अराउंड सब कुछ होता था। अब हमको बदलना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोटीन शुड बी योर फ्रेमवर्क टू ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। कई लोगों को 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 बार प्रोटीन रिच फूड खाएं। अब हिंदुस्तानियों के लिए प्रोटीन कुड इंक्लूड दाल्स, लेंटिल्स, आपकी पल्सेस हैं, राजमा चना, स्प्राउट्स हैं, बाकी आपके डेयरी प्रोटीन है, एग्स हैं, फिश है, चिकन है। तो ये जो प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं उनको अपनी इम्पोर्टेंस देनी है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। एंड उसके साथ कोई ना कोई सब्जी ज़रूर पेयर करें। पेयर द प्रोटीन विद सम वेजिटेबल और फ्रूट। जैसे आपने सुबह एग खाया तो उसके साथ या तो सब्जी या कोई फल ज़रूर लें। एक सिंपल तरीका है प्लान करने का, जिसने चार्ट अप्रोच मांगी है। तो तीसरा पी है कि प्रोटेक्टिव फूड। Protective foods are foods which are rich in antioxidants and vitamins and minerals and fiber and certain probiotics etc. उसकी इम्पोर्टेंस एंड रेलेवेंस हमारी आजकल की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि टॉक्सिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट में आप देखिए, हवा है, एयर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी है, फूड में सब जगह केमिकल्स अंदर हमारी बॉडी में जा रहे हैं। तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक मील में हमें सब्जी, फल, फर्मेंटेड फूड्स का फोकस देना ही देना है, ठीक है ना। और हमारे स्पाइसेस हैं वो भी इंक्लूड करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुबह आपने फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट कर लिया, या लंच में आपने स्प्राउट्स एंड सैलड ले लिया, या डिनर में सूप एंड सब्जी कर ली। इसी तरह बदल बदल के आप एक मील को डेडिकेट करेंगे इसमें। अगर आप अंडरवेट हैं तो इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अब क्या रहा, इन 3 पीज में अनाज की बात नहीं हुई, तो वो अनाज जो है वो पहले पी में ही इंक्लूड हो जाता है, प्लानिंग। कितनी बार खाना है अनाज, कौन सा अनाज खाना है, कौन सा अनाज जो आपको सूट करता है। आजकल मिलेट्स की बात हो रही है, तो आप अगर आपको चाहें तो गेहूं के बजाय आप मिलेट्स खाएं। वैरायटी है उसके अंदर, अलग अलग किस्म के। एक दिन एक मिलेट, दूसरे दिन दूसरा मिलेट। चावल खाना चाहें तो उसमें भी कितनी वैरायटी है, रेड राइस है, ब्लैक राइस है, ब्राउन राइस है, वाइट में भी बहुत अलग अलग राइस हैं। तो इसी तरह कितना अनाज, ये कस्टमाइज है। आपने मिलेट्स की बात की, पहले भी आपने बताया था कि अगर आप अनाज ना खाएं उसको रिप्लेस कर दें मिलेट से। और ये साल भी मिलेट्स का है और गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है कि आप ये, और उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह भी है। लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि हमें मिलेट सूट नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है।
तो इसमें दो बातें हैं। मिलेट्स अगर आपको सूट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपकी गट जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, तो उसको आप अगेन अपनी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों आपको हजम नहीं हो रहे। मे बी यू कैन डू अ टेस्ट। नंबर 2, बनाने की विधि, और नंबर 3, हर मिलेट अलग अलग होता है। तो बनाने की विधि में ये है कि आप भिगो के बनाएं, आप उसको थोड़ा सा पका के बनाएं। और आटा है तो उसको पानी में जैसे बॉईल करके उसको घोल के उसका एक बॉल सा बना लिया, तो थोड़ी देर रख के फिर वो थोड़ा सा अच्छा भी बनता है और डाइजेस्टिबल भी होता है। तो बनाने का तरीका और उसकी इंट्रोडक्शन, अगर आप मिलेट्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो एकदम सारा बहुत ज़्यादा ना कर लें, अच्छा, धीरे धीरे करें। मिलेट्स वाले ये भी कहते हैं, अभी हमने एक मिलेट्स फेस्टिवल हमारे क्लब में हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप मिलेट्स के साथ में थोड़ा सा गेहूं मिला लीजिए, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, देयर इज नो वैलिडेशन। इनफैक्ट अगर आपको फूड सेंसिटिविटी है तो गेहूं तो आपको 100% तंग करेगी। जी हाँ जी। दूसरा सवाल हमारा ये है कि मैं 45 साल की हूँ और मेरा वजन बढ़ गया है, तो मैं इसे कैसे घटाऊं? और जब वजन बढ़ता है तो मुझे डिप्रेशन भी हो जाता है, कुछ हेल्दी खाने का मन नहीं करता है, तो मैं क्या करूं? इनकी प्रॉब्लम लग रही है कि शी इज़ अनएबल टू लूज वेट। जो नॉर्मल अप्रोचेस होती हैं वो वेट लॉस, वो नहीं कर पा रही। तो मतलब उनका कर नहीं पा रही या उनके रिजल्ट नहीं आ रहे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो इसमें ये देखना है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल खाना कम करके या खाना कम ही नहीं, तो फूड सेंसिटिविटी गट माइक्रोबायोम का एक बहुत बड़ा कॉज होता है। तो इनको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, एलिमिनेशन करना चाहिए। अनाज जो हैं उनको बिल्कुल बदलें या ना खाएं कुछ देर, अपनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और गुड फैट्स की डाइट लें और देखें क्या होता है। और शी मस्ट सीक प्रोफेशनल एडवाइस। इनका सेकंड पार्ट जो था, जो डिप्रेशन हो जाता है, वो जाहिर है जब आपका गट माइक्रोबायोम अनहेल्दी है तो वो आपके मूड को भी चेंज करता है। तो मोटापा एक उनके लिए रीज़न बन गया, लेकिन शी मस्ट ऑब्वियसली लुक इनटू हर गट एंड एड्रेस द ग्रेन्स। जो अनाज खा रही हैं सबसे पहले वो कम करें, अगर ये कोई जंक फूड खा रही हैं तो वो हटाएं, अपनी शुगर इनटेक को कंट्रोल करें, अल्कोहल लेती हैं तो उसको देखें। तो बस ये मोटी मोटी बातें हैं। और कितना, वही मैंने बताया, कितना खाएं, कब खाएं और कितने बजे खाएं। एक सवाल एंड ऑफ कोर्स आई हैवंट टॉक्ड अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, वो भी जरूरी है। एक ये सवाल आया कि मुझे गर्ड की प्रॉब्लम है और उसको मैं कैसे ठीक करूं? गर्ड एक अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है कि आपका जो खाना है वो आपको परेशान कर रहा है, या आपकी लाइफस्टाइल में कोई और चीज़ है जो आपकी जो लाइनिंग है उसको इरिटेट कर रहा है और एसिड आपका ऊपर आ रहा है। तो एसिड बन क्यों रहा है ये भी देखना है। तो डाइट पे ही इनको फोकस करना है, एलिमिनेशन डाइट। जिनको गर्ड है वो अपना आटा, मैदा, सूजी, दलिया, मक्की, सोयाबीन, ओट्स, ये सब हटाएं और बिल्कुल खिचड़ी वाली डाइट पे आएँ, हल्की डाइट पे आएँ और देखें उनको कैसा रिलीफ मिलता है। और प्रोबायोटिक्स का लें, ऐड सम गुड प्रोबायोटिक्स एंड टेक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, और एक और बात है गर्ड के लिए, रात का समय, खाने का समय वो अर्ली होना चाहिए। तो एक तो ये है कि आपने बताया कि ये ना खाएं, वो ना खाएं। कुछ लोग कहते हैं हमें मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस है, उसको कैसे रिजॉल्व करें? देखिए, अगर मिल्क से प्रॉब्लम है तो मिल्क ना लें, सिंपल। दही ले लें, दही नहीं सूट कर रहा तो फिर आमंड मिल्क ले लें। तो देखो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सवाल उठता है कि पहले तो दूध पीते थे, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं? तो वी आर लूजिंग ओरल टॉलरेंस टू सर्टेन फूड्स, like we are losing your oral tolerance to having to digesting milk. Likewise, because milk has changed or our bodies have changed. Likewise with wheat has changed and our bodies have changed. So this is a thing, we'll have to find alternatives. If it is not suiting you, take some alternatives. It's not essential to life. एक आपने प्रोबायोटिक की बात की, तो प्रोबायोटिक पे भी हमारे एक सवाल पूछा है कि प्रोबायोटिक कौन से खाने चाहिए?
हम लोग जानते हैं जनरली दही जो है, कर्ड जो है, प्रोबायोटिक आती है। उसके अलावा क्या और फूड्स हैं जिनमें प्रोबायोटिक ज्यादा होता है? कर्ड अपने आप में, unless it is a probiotic curd, by definition does not qualify as a probiotic. It certainly is fermented and has some good bacteria, but not in the concentration to call it a probiotic. But it feeds good bacteria. It is in a certain way, it helps the growth of the good bacteria. So it is a good food, but not in the classical definition of a probiotic, unless it has been prepared as a probiotic curd, which are available commercially. तो वो अलग चीज़ है। तो उसके अलावा आजकल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, याकुल्ट करके एक मिल्क ड्रिंक भी आता है, उसके जैसे आप वही बैक्टीरिया उसमें पिल्स में भी ले सकते हैं। देयर इज अ होल कॉकटेल। बट ये एक समझनी चाहिए कि एक प्रोबायोटिक से अच्छा कॉकटेल ऑफ प्रोबायोटिक्स इज बेटर। एक सवाल उसमें ये आया कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो आजकल बड़ा सेडेंटरी हो गया है। हमें घर बैठ के काम करना पड़ता है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, तो उससे वो बहुत लोग परेशान हैं। तो उसमें क्या किया जाए कि हम अपने उसको कंट्रोल करके रखें, वेट को और गट को ठीक रखें? तो देखो, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सरसाइज। ये कहना कि मैं नहीं करूँगा इज़ नॉट एन ऑप्शन। कि मैं अपनी डाइट को ठीक रखूँगा, ठीक है, डाइट इज 70-80% इम्पॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज इज इन इट्स ओन वे इम्पॉर्टेंट। तो आप बाहर नहीं जाके एक्सरसाइज कर सकते तो आप घर पे अपना टाइम निकालें। इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। आप अगर बहुत इंटेंसिव नहीं कर सकते तो आप मॉडेस्ट एक्सरसाइज करें, अपने घर के बेडरूम में कर लें, जॉगिंग, स्टेशनरी जॉगिंग कर लें, योगा कर लें। आप योगा ब्रीदिंग अपने घर पे आराम से कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग अपने आप से कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग विच आई कैन just like a magic alternative to not exercising. You have to move, and no machine etc can do it for you, unless you have you are sick and you are bedridden or you are too old. तो उसमें भी हमको exercise की mobility के लिए ज़रूरी, मतलब it is very very critical. So for anyone who's saying he can't exercise, I do not accept that. Number two, yes, if you're not exercising, you must focus more on your diet and eat less carbohydrates, eat less energy producing foods like sugars and आपने ग्लूकोज की बात करी किताब में, तो ग्लूकोज से मेरा मतलब है किताब में वो खाली शुगर नहीं है, वो खाली it is about the sugars which are made in your body through starches, through staples, through foods. One simple example will be a slice of bread. 2 slices of bread are 2 tablespoons of sugar. So it is, and it happens in a very short time in the body. So please include that also. So when you're trying to, you're not exercising, please cut down on your staples, your carbohydrate sources and added sugars. And of course, eat healthy, eat wisely. अभी आपने किताब की बात की, ये वो किताब है 4G's Good Health। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कि इसमें आपने कई रेसिपीज दी हुई हैं। तो उन रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक, या जो उनको सूट करता है उसके मुताबिक। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो अगर ऐसा करेंगे तो उससे उनको काफी फायदा होना चाहिए। So that is the point, that अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है तो उसको प्रैक्टिकल रूप में एक्शन कैसे करना है, that is why the recipes are there. तो ये सवाल उनका जवाब आ गया। जो लोग कहते हैं कि हमें जो डाइट बना के दे दीजिए, तो कुछ हद तक जो आपको इस किताब में वो बनी बनाई डाइट्स मिलती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए हमारी जनरेशन को। दिस वैसे भी हमारी जनरेशन जो आ रही है ना, तो ये जनरेशन बहुत हर बात का एक छोटा सा वो जवाब चाहते हैं, फटाफट रेडीमेड चीजें चाहते हैं। तो वो तो सेहत के साथ हो नहीं सकती। नॉट ऑलवेज। तो ये थे कुछ सवाल। इसके अलावा ऋषि, आप कुछ और कहना चाहेंगी? मैं यही सबसे जो सुन रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल which we are talking today is
फूड एंड वी हैव कॉम्प्लिकेटेड फूड। हम लोग ने डाइट, फूड और न्यूट्रिशन को एक ही समझ लिया है, और ये बात एक समझने वाली है कि न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन्स, बट फूड इज वे बियॉन्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड इज नॉट कैन नॉट बी रिड्यूस टू वन सिंगल न्यूट्रिएंट कि मैंने कैलोरीज काउंट कर ली तो मैं ठीक हो गया, वो नहीं काम करेगा। क्वालिटी ऑफ कैलोरीज, क्वालिटी ऑफ फूड। सो एक बहुत बड़ी एक गलती हुई है इन द लास्ट 50 years। हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, इट हैज एम्पावर्ड अस, बट इन द फूड इंडस्ट्री लैंडस्केप उसका मिसयूज हुआ है। अगर हमने शुगर की बात करी तो फिर शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स आ गए, फैट फ्री बहुत बहुत पॉपुलर हो गया, फिर अब एटकिंस का हो गया, हाई फैट हो गया। तो एक बहुत कंफ्यूजन सा क्रिएट कर लिया, और एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस को ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बहुत बड़ी गलतियां होती हैं इसमें। और शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमने बहुत गलत चीजें खाई हैं इस बिलीफ में कि हम अच्छा खा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना शुरू करा तो बहुत खराब रिफाइंड ऑयल्स हमारे सामने आ गए, जो अच्छी चीजें थे वो निकल गई। तो मार्जरीन थी तो वो टॉक्सिक फैट था, वो हमने उसको एक कोलेस्ट्रॉल का डर और सैचुरेटेड फैट का डर डाल के वो खाना शुरू कर दिया। तो एक अभी भी विटामिन्स में भी हम बहुत देखते हैं, अभी प्रोटीन्स में भी देख रहे हैं कि प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन डब्बा वाला ले लो, तो फेक फूड हमारे सामने आना शुरू हो गया। तो ये न्यूट्रिशन एक स्पेशलिस्ट के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है। आपको फूड से मतलब है आप क्या खा रहे हैं, क्या जो फूड आपके सामने है, अनाज है, उसकी बात करें। इसीलिए वो मैंने 5 P's और 3 P's की जो बात करी वो इसलिए करी कि वी आर टॉकिंग रियल फूड, वी आर नॉट टॉकिंग कि न्यूट्रिशन या आपने वो अपने आप आ जाएंगे। जब आपने एक मील में प्रोटेक्टिव फूड्स ले लिए, आपने एक अपने अनाज आपने प्लानिंग के हिसाब से लिया, प्रोटीन्स की आपने नेचुरल प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में लिए, तो आपकी डाइट अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और जैसे आपने कहा कि वो आजकल प्रोडक्ट्स इतने आ गए हैं जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, वो तो सुना है कि कैंसर भी कॉज करते हैं उसको। एनीथिंग विच इज अ केमिकल। सो किसी ने पहले सवाल उठाया था कि मैं अपने गट को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, डिप्लीटेड गट को पॉपुलेट कैसे कर सकता हूँ। जितना आप केमिकल लेंगे, चाहे वो फूड के थ्रू हो या फूड सब्स्टिट्यूट, दवाइयाँ हो, एनी फॉर्म ऑफ केमिकल एक्सपोजर टू द गट माइक्रोबायोम इज टॉक्सिक। वो अच्छे बैक्टीरिया को मारेगा, है ना। सो केमिकल एक्सपोजर अपना मिनिमम रखें और गट को हैप्पी रखें बाय फीडिंग फूड विच इट इज हैप्पी विद। सो इन अ सर्टन वे यू आर फीडिंग योर सेल्फ, बट बिफोर दैट यू आर फीडिंग योर गट बैक्टीरिया। बहुत बहुत शुक्रिया ईशी। और मैं तो अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जो ईशी ने तरीके बताए हैं उनको आप अपनाइए, और उससे आपकी सेहत जरूर ठीक होगी, गट ठीक होगा, और आप कुछ समय के लिए आप करके देखिए। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ईशी के पास दोबारा आएंगे, उनसे उन सवालों के जवाब चाहेंगे और हमें जवाब मिल जाएंगे उनके। तो अगर आप लग के ये सारा काम कीजिए और जिस तरह से उन्होंने बताया वैसे वैसे हम अपना खाना में सुधार लाएं, तो जरूर हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में समय समय पर पता चलता रहे, और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। शुक्रिया।